गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं जो करंट ऑनगोइंग सिचुएशन है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट और जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उस पे कुछ अपने व्यू मैंने शेयर किए। तो बच्चों का बार बार इस पे कमेंट था कि सर एक कंप्रहेंसिव वीडियो, आपकी जो समझ है इस मुद्दे को लेकर उस पर कुछ बात रखिए। और एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी है, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। तो मेरा अपना अनुभव, मेरी अपनी जो समझ है उसके हिसाब से हम कुछ बात इसमें रखना चाहते हैं। देखो, इसमें 3 ही पार्टी इन्वॉल्व हैं। टोटल अगर देखें तो 3 ही एंगल है ना, एक-एक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला है, क्या सॉल्यूशन इसके होने चाहिए थे? क्या प्रॉब्लम है? एक बार रूट कॉज़ को भी समझ लेंगे। देखो, एक तो ये सीजेपी जो पार्टी है, एक मुद्दा ये है कि भई एक पार्टी तो ये है, क्योंकि अब इसमें भी कुछ इसके सपोर्टर हैं, कुछ विरोधी हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। दूसरा पार्ट है इसमें गवर्नमेंट और तीसरा पार्ट है पब्लिक। पब्लिक को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पब्लिक में भी कुछ लोग इनके सपोर्टर, कुछ गवर्नमेंट के सपोर्टर, कुछ न्यूट्रल। 3 ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उसमें एक-एक पे बात कर लें। कोर इश्यू यहाँ पर क्या है? कोर इश्यू है एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कोर इश्यू ये है। दूसरा, इस मुद्दे की शुरुआत जो है बेसिकली नीट एग्ज़ाम से है। नीट पेपर लीक जो था उससे रिलेटेड है जो मुद्दा शुरू हुआ। देखो, इसमें एक-एक करके हम बात करें, कम से कम 2-3 चीज़ों पर तो हर कोई एग्री करेगा जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हमारा पैरालाइज स्थिति में है, बर्बाद हो चुका, बर्बाद हो रहा है या होने वाला है, जो भी आप समझते हो। एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम है इंडिया में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक केवल एनटीए नहीं, ये नीट नहीं, नीट के अलावा बहुत सारे पेपर, चाहे स्टेट एग्जाम्स हों, चाहे एसएससी के पेपर हों, कितने ही पेपर हाल फिलहाल में कितने पेपर हैं। देखो, एक तो नोटिफिकेशन कई एग्जाम का नहीं आ रहा, वैकेंट सीटें पड़ी हुई हैं, उस पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। रिक्रूटमेंट कब करेंगे? जब वहाँ पर चुनाव होने वाला होगा, तब वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। इलेक्शन ईयर में इतनी वैकेंसी आएंगी तो पहले क्यों नहीं आ रही थी? तो नोटिफिकेशन डिले करना, फिर टाइम पर एग्ज़ाम ना कराना, और एग्ज़ाम कराना तो आधे मुद्दे कोर्ट केस में उलझ जाना, फिर रिजल्ट नहीं आना, फिर उसके बाद पेपर लीक की समस्या। तो एक प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो ये मुद्दा नीट पेपर लीक के बाद इतना उछल गया कि पूरे देश की नज़र में आ गया। पेपर लीक तो लगातार हो रहे हैं और इसमें हम एनटीए को कैसे भूल रहे हैं? एनटीए जो एजेंसी है, एसएससी की भी कई सारी इरेगुलरिटीज रही हैं, स्टेट एजेंसी, स्टेट पीएससी के भी कितने प्रॉब्लम रहे हैं, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हमारा मेन इशू क्या है, हम जिस पे बात करना चाह रहे हैं, हमारा मुद्दा सीजेपी या गवर्नमेंट है? ये हमारा मुद्दा है भाई एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो। लोग बात किस पे कर रहे हैं? सीजेपी सही कर रही है, गलत कर रही है, गवर्नमेंट सही कर रही है, गलत कर रही है। अरे भाई, रूट पॉइंट तो यही है ना, रूट कॉज तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, पेपर टाइम पर हो नहीं रहे, रिक्रूटमेंट पूरे नहीं कराए जा रहे, जितनी सीटें वैकेंट है वो भरी नहीं जा रही, जो एग्जाम कराने वाली एजेंसीज हैं वो ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रही। मुद्दा तो यही है ना, और इस पर तो किसी को कंट्रडिक्शन, कोई कन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, हर कोई एग्री करेगा इस पर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या एनटीए ने नीट कोई पहला पेपर है ठीक से हैंडल नहीं कर पाया? जो ये एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार है, पर ये एग्जाम कराने वाली एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या पेपर लीक होते हैं तो अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं पाए जाते? क्या करप्शन कोई नई बात है इंडिया में? हम नहीं जानते। किसी विभाग में काम कराने चले जाओ, आप करा के देख लो बिना पैसा खिलाए, बिना ब्राइबरी के आप करा के देखिए। या उन्हीं को नहीं पता होगा जो कभी सरकारी विभागों में गए नहीं होंगे। जुडिशरी क्या कह रही है? भाई करप्शन का टॉपिक ही हटा दो। क्या करप्शन नहीं होता? पुलिस में नहीं हो रहा, कि जुडिशरी में नहीं होता, कि सरकारी विभागों में नहीं हो रहा, या एग्जाम वाली एजेंसीज में नहीं हो रहा? जब जांच होती है तुरंत पता लगता है यहाँ से करप्शन हुआ, वहां से हुआ। कोचिंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एनटीए ने खाली एक पेपर ये नहीं जो लीक हुआ ठीक से हैंडल नहीं हुआ, एक एग्जाम जिसपे इस चैनल पे कई सारे वीडियो पड़े होंगे, आप देखोगे लगातार मैंने इशू रेस किया था, उससे ज़्यादा इरेगुलरिटीज शायद आपने किसी एग्जाम में ज़िंदगी में ना सुनी हो या देखी हो। डिटेल में देखना, वीडियो पड़ा यूट्यूब पे। सीजीपीटीएम का पेपर हुआ था, जब बच्चे ट्रेन में हैं, एग्जाम सेंटर पेपर देने जा रहे हैं, मैसेज आ रहा है पेपर कैंसिल हो गया। दोबारा पेपर, किसी का एडमिट कार्ड एक शाम पहले आ रहा है,
कुछ लोग पेपर बाद में ऑफिस में बैठ कर दे रहे हैं, कुछ लोगों को अलग अलग मेल करके ऑफिस बुलाया जा रहा है पेपर देने के लिए। इतनी इरेगुलरिटीज एनटीए ने इस एग्जाम में कराई थी कि अगर आप पूरी कहानी जान जाओ तो नीट इसका 1% भी नहीं है। तब भी तो इस्तीफा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई एनटीए पर नहीं हुई। सीजीपीटीएम में इतनी इरेगुलरिटीज हुई थी, और सीजीपीटीएम इसके अलावा और बहुत सारे एग्जामों की लाइन है जहां पे सिस्टम गड़बड़ है। तो प्रोटेस्ट कोई एक दिन में नहीं शुरू हो गया, ये मुद्दा एक दिन में नहीं आ गया। बैक टू बैक जब एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होता चला जा रहा है, एग्जाम ठीक से नहीं हो रहे, तो ये मुद्दा आज नहीं तो कल उठना था। क्लियर? तो ये मुद्दा तो गलत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, एग्जाम नहीं हो रहे, रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं हो रहे, इतनी बेरोजगारी है, मतलब लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है और पेपर की सर्टेनिटी नहीं है। अब नीट जब लीक हुआ तो अभी एक बात बताओ, लोगों ने कहा कि इतने गलत आर्गूमेंट है, इतने लोग बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल सेंस ही नहीं है कि रीनीट होगा तो जो अच्छे बच्चे होंगे दोबारा क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बात वही व्यक्ति कह सकता है जिसने जिंदगी में कंपटीशन दिया ना हो, कंपटीशन को जानता ना हो। कई बच्चे जो बॉर्डर पे क्वालिफाई करते हैं, टॉपर 10% की बात छोड़ो, जो बॉर्डर पे क्वालिफाई करते हैं, एक एक दो दो नंबर से रैंक कहाँ चली जाती है उनको पता भी नहीं है। और हर दिन एक सा नहीं होता, हर क्वेश्चन का लेवल एक सा नहीं होता। एक कितना ही टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप उसको 2 बार पेपर दिलाइए, दोनों बार अलग अलग नंबर आएंगे, सेम नंबर नहीं आ जाएगा। कभी कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग होता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हो, आपके टॉपिक के अलावा क्वेश्चन आ गए ज़्यादा, आप उसमें बाहर हो जाते हो। तो जो बच्चे पहली बार में क्वालिफाई कर रहे थे, अच्छे मार्क्स बन रहे थे, और रीनीट में क्या पता वो क्वालिफाई ना भी कर पाए, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या तैयारी करने वाले बच्चे जिम्मेदार हैं इसके लिए? गलती सिस्टम की, पेपर कराने वाली एजेंसी की, तो क्या जिम्मेदारी बच्चों की है इस पर कि वो पूरी मेहनत करके पेपर दें, पेपर दे के रिलैक्स हुए पूरी तैयारी के बाद, फिर पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा पेपर होगा और दोबारा गारंटी नहीं क्वालिफाई होना हो। और जितने सुसाइड के केसेस हुए, जिम्मेदारी किसके? सुसाइड आज से नहीं हो रहे, इस बार नीट के बाद तो कई सारे केसेस सामने आए, इससे पहले भी लगातार सुसाइड की घटनाएं कितनी होती रही हैं। पर हम लोग एक्चुअल में एक न्यू नॉर्मल हमने सेट कर दिया है, इतनी घटनाएं हो चुकी कि एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया है, कुछ भी होता रहे हम मान चुके कि ये तो होता ही है। कोई घटना इतनी बार रिपीट होती है कि तो सबको नॉर्मल लगने लगता है कि ये तो होता ही रहता है देश में। अगर यूरोपियन कंट्री की नज़र से देखें तो लगेगा कितनी बड़ी घटना है, यहाँ लगता है नॉर्मल है, तो रोज का काम है ऐसा। राह चलते रोड रेस की घटनाएं, कोई एक्सीडेंट होना, आगे बढ़ जाना, वीडियो बनाना, ये सब तो नॉर्मल लग रहा है इंडिया में आज की डेट में। सिविक सेंस ना होना, ठीक। तो मेन मुद्दा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेन मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम है। पेपर नहीं हो पा रहे, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, जितनी सीटें भरनी है नहीं भर रहे, इलेक्शन टाइम में वैकेंसीज आएंगी, बाकी टाइम आएंगी नहीं, ठीक। फिर आधे मुद्दे कोर्ट केस में उलझ जाना, प्रॉब्लम तो है, इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। भाई लोगों ने खुद भी कभी तैयारी की होगी, या उनके बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, या भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे। 80 करोड़ जनता जहां फ्री राशन पर टिकी हुई है, या मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो जो सरकारी जॉब की तैयारी तो वही कर रहा है, दानी अंबानी के बच्चे तो नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है तो मुद्दा उन्हीं के लिए, उन्हीं को तो सीधा एड्रेस कर रहा है, और किसको कर रहा है? एक तरफ आप बात करते हैं विकसित भारत, विजन कब दिया? 2047। आप खुद नहीं रहेंगे देखने के लिए विकसित भारत होगा कि नहीं उस समय। इतने लंबे टारगेट दे दो कि लोग इसी में उलझे रहें, पागल बनते रहें। और शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ये बैकबोन है, शिक्षा और स्वास्थ्य दो बैकबोन है, इसको अच्छा किए बिना कैसे आप विकसित भारत की बात कर दोगे? कितने लोग इसरो को छोड़ रहे हैं, इसरो जैसी एजेंसी में लोग काम नहीं करना चाह रहे। करप्शन आपके किस डिपार्टमेंट में नहीं है, और पहले के मुकाबले ज़्यादा है। जो लोग सरकारी विभागों को चक्कर लगाते रहते हैं, खुद बोलते हैं कि जो काम पहले 5,000 घूस दे के होता था, अब उनको 50-50 हज़ार देना पड़ रहा है। तो कौन सा करप्शन आपने कंट्रोल कर लिया? 2011 अन्ना आंदोलन जब हुआ, तो अन्ना आंदोलन का फायदा दो पार्टी को मिला। दिल्ली में आप पार्टी पावर में आई, सेंटर में आगे जाके बीजेपी पावर में आई। उस समय कितने प्रोटेस्ट होते थे कि आप प्रोटेस्ट नहीं करते थे? ऑयल प्राइस को लेकर मनमोहन सिंह को आपने डॉलर रूपी कंपैरिजन में क्या क्या नहीं बोल डाला। एलपीजी प्राइसेस को लेकर आपने विरोध नहीं किया क्या? सिलेंडर ले लेके रोड पे प्रोटेस्ट नहीं किया? आप खुद पावर में आ गए तो वो सिर्फ सेकेंडरी हो गई बातें। और अन्ना अन्ना आंदोलन के समय क्या चीज़ मेन था कि 2G स्कैम हुआ था, करप्शन के ऊपर था। आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2G स्कैम में प्रूव ही नहीं हुआ कुछ, 2G स्कैम हुआ ही नहीं। पर जो बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज को लेना था वो तो मिल गया, एक नैरेटिव सेट हो गया था। आगे जाके कोर्ट ने क्या कहा कि 2G स्कैम तो हुआ ही नहीं, तो पूरा एक नैरेटिव चला। तो जवाबदेही किसी की नहीं है आगे जाकर। और एक पॉइंट ये है, अब डिमांड क्या हो रही है? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना चाहिए, क्योंकि उनके टाइम में एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम में इरेगुलरिटी है। ये केवल एक एग्जाम की बात होती है, शायद मैं इस पर नहीं इशू रेस करता।
और मेरा सीधा सीधा विरोध है इसके ऊपर। मेरा स्टैंड क्या है, मेरा सीधा विरोध है इस पर कि सिस्टम ठीक नहीं है और इरेगुलरिटी लगातार बढ़ रही है। शिक्षा को कम से कम, स्वास्थ्य शिक्षा को कंप्रोमाइज मत करो। विदाउट एजुकेशन एक जानवरों को झुंड की तरह जनता रह जाएगी। शिक्षित होगा तो दिमाग लगाएगा। आप इस स्पेस, डिफेंस, कुछ भी, इकोनॉमी, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते विदाउट एजुकेशन। और हेल्थ, दो चीज़ें बहुत प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सत्ता तो आएगी जाएगी, गद्दी में लोग चेहरे बदलते रहेंगे, पर सत्ता का जो नेचर है ना, उसमें बदलाव की जरूरत है। सत्ता का नेचर तो वही है, पहले जो पार्टी थी वो भी यही करते थे, वो भी प्रोटेस्ट वगैरह पे लाठीचार्ज करवाते थे, ये भी करवा रहे हैं। तो सत्ता पे बस व्यक्ति बदल रहा है, चरित्र सत्ता का वैसे ही है, वो नहीं बदल रहा। ठीक है, तो जिम्मेदार तो जो एजेंसी है वो भी है। इनके अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं करोगे, और सस्पेंड क्यों, टर्मिनेट करो दो चार को। तो करप्शन में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, पेपर भी ठीक से हैंडल नहीं हो रहे, तो बनाए क्यों हो इनको। और दुनिया में क्या मैसेज जाता है कि एक एग्जाम तक नहीं करा पाते आप ठीक से। इलेक्शन आपके जो होंगे उनको पूरा भरोसा किया जाए और पेपर हैंडल नहीं हो पा रहे। चुनाव डिजिटल मोड में हो रहा है, उस पर पूरा भरोसा किया जाए कि ईवीएम के थ्रू चुनाव वो माना जाए, पर पेपर आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब वो डाटा आपका सही है चुनाव वाला, और यहाँ पर आप हैंडल नहीं कर पा रहे कोई चीज़। फिर आप डिजिटल इंडिया की बात भी करते हो। तो अचीव क्या कर रहे हैं, 2026 आ गया। अब तो नहीं कह सकते कि भाई नेहरू जिम्मेदार थे कि वो जिम्मेदार था। अब तो आपके पास सिस्टम है और अच्छा खासा समय आपको मिल चुका है। अब तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कोई मुद्दा हैंडल हो क्यों नहीं पाता। आए दिन कभी पाकिस्तान की बात, कभी चाइना की बात, कभी किसी की बात, कोई इशू हैंडल क्यों नहीं हो पाता। किसान आंदोलन है, पहले ही दिन तो आंदोलन इतना बड़ा नहीं हो जाता। इशू आपके सामने लाए जाते हैं, आप बात ही नहीं करते। और कोई बात करनी हो तो आप चुप ही नहीं होते, पर जहां कोर इश्यूज पे बात करनी है, जनता आपसे पूछ रही है, आप बोलोगे ही नहीं, चुप्पी साध लोगे। किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया, इतने दिन लोग परेशान रहे, हाईवे जाम रहा। वो आसानी से देखो, बिना बात के तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कर लो, लाठी चार्ज हो जाए, वायलेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्टीमेट सॉल्यूशन तो बात करने पे ही निकलेगा। और आज नहीं तो कल आपको कोई सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो क्या आप इंतजार करते हो मुद्दे के बड़े होने का। आपको मालूम है कि ये कोर इश्यूज हैं, इन पर बात होगी और लोग जुड़ते चले जाएंगे। एक आम आदमी इससे कनेक्टेड है, उसके बच्चे के भविष्य का सवाल है, एजुकेशन सबको जरूरी है। पेपर लीक से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, और बच्चा अगर 18 का नहीं है तो उसके पेरेंट्स कल को वोट देने जाएंगे तो भी आपको नुकसान वाली चीज़ है। तो क्या आप इंतजार करते हैं मुद्दे के बड़े होने का। और मुद्दे के बड़े होने का बेनिफिट किस बात से है कि जो बाकी मुद्दे थे वो किनारे हो जाएं। अब आज के समय में ऑयल प्राइस पे कोई बात नहीं होगी, एलपीजी पे कोई बात नहीं होगी, महंगाई पे कोई बात नहीं होगी। इथेनॉल के ऊपर अब सब डिस्कशन खत्म हो गया, क्योंकि ये मुद्दा सबसे बड़ा हो गया। तो क्या आप इंतजार करते हैं कि एक बड़ा मुद्दा निकले और बाकी सारे मुद्दे जो सवाल पूछे जा रहे थे वो किनारे हो जाएं। इसका इंतजार कर रहे थे इतना नुकसान करने के बाद। मतलब आप मुझे बताओ, क्या एक सिंपल डिस्कशन, जब ये बात शुरू हुई कि ये मुद्दा उठ रहा है, क्या डिस्कशन नहीं करना चाहिए था। एक बार आप बुलाकर बातों को सुन के कोई सॉल्यूशन दे सकते थे, जो आपको कल भी करना पड़ेगा। बिना डिस्कशन, बिना बात के तो कोई हल निकलेगा नहीं इसमें। किसान वाले में भी बात करनी पड़ी थी ना, इतना जो अनुभव होने के बाद भी आप वो गलती कर रहे हो। ऐसा होता कि आज ही सरकार बनी है, आपको मैनेजमेंट चलाना नहीं आ रहा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आ रहा, तो समझ में आता, पहले इस चीज़ को डील कर चुके हो, आपको फायदे नुकसान समझ आ गए, फिर आप दोबारा मुद्दे को बड़ा होने दे रहे हो। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध था, अगर उसका बैकग्राउंड मैंने कई बार आपको बताया, जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते वो युद्ध होता ही नहीं, एक स्टेटमेंट से रुक जाता कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। अभी भी ज्वाइन नहीं कराया आपने, पर कंट्री तो बर्बाद हो गया। तो क्या हम कई बार इंतजार करते हैं मुद्दा बड़ा हो जाए, बाकी सब इशू किनारे हो जाए, कोई जवाबदेही ना रहे, बस इसी पे लोग फोकस चेंज हो जाए, क्या इसका इंतजार कर रहे हैं। अगला पक्ष आता है कि सर सीजेपी को लेकर आपका क्या कहना है। देखो, सीजेपी कौन लोग हैं कौन नहीं, मैं पर्सनली जानता भी नहीं। मैं कोई मिला भी नहीं हूं कि मैं सीजेपी को सपोर्ट करूं या अपोज करूं। मेरा सीधा सीधा जो विरोध है सरकार से, वो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। और सोनम वांगचुक या अभिजीत दिप्के की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज़ उठाएं। वो ना भी उठा तो जिम्मेदारी हम सबकी है। कोई अगर एजुकेशन पे बात कर रहा है, कोई पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं वो सीजेपी को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है। भाई, जैन धर्म में स्यादवाद पढ़ते हैं या अनेकांतवाद पढ़ते हैं कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो जो लोग सीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो खुद प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक इन्वॉल्व होंगे तब हम करेंगे। और क्या अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक की जिम्मेदारी है उनके बच्चों का भविष्य देखना। जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो पहला सवाल अपने पे तो पूछे कि वो ना सपोर्ट करे सीजेपी को, कोई दिक्कत नहीं, पर वो इस पे तो विरोध करे। इस मुद्दे से तो जुड़ा है कि इससे भी नहीं जुड़ा है।
ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, कमेंट आप सोशल मीडिया पे देखिए, अलग अलग लोगों पे क्या कमेंट दे रहे हैं। अरे भाई जो और जो मतलब लाखों की भीड़ जो है वो CIA और पाकिस्तान ने भीड़ भेजी है लाखों की। 17 साल के बच्चे हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे हैं। ये आपको प्लांट लग रहा है, पूरा प्लानिंग करके बुलाए गए ये बच्चे? क्या ये वोटिंग वाली भीड़ है, 500-500 रुपए देकर और दारू मुर्गा पे आई हुई भीड़ है ये? साफ साफ दिख रहा है कि भाई बहुत लोग जेन्युइन कंसर्न है, जिनके बच्चों ने सुसाइड किया वो भी इन्वॉल्व हैं। और उनकी क्या गलती थी? पेपर लीक उन्होंने तो नहीं कराया था भाई, उनके बच्चे तो चले गए। तो सिंपैथी और एम्पैथी एक एथिक्स में पढ़ाया जाता है। सिंपैथी मतलब दूसरे के साथ खराब हुआ, हमें बुरा लग रहा है। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, जैसा वो व्यक्ति के साथ हो रहा है वहां पर खुद को रख के देखना। किसी का बच्चा गया और अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना कि जैसे खुद का बच्चा चला गया, तब जो फीलिंग आएगी, दोनों में आपका जमीन आसमान का अंतर होगा। नेताओं के खुद के बच्चे तो विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। कोई अपने बच्चे को कंपनी में फायदा पहुंचा रहा है, कोई BCCI में, कोई कहीं और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा रहा है। उनको तो नहीं एग्जाम देना है गवर्नमेंट वाला, उनको परेशानी हो रही हो, वो अफेक्ट भी नहीं हो रहे। और जितनी बार MP MLA बनेंगे उतनी पेंशन लगेगी, उतनी सैलरी बढ़ेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। सफर कौन कर रहा है? जो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको खुद के बच्चे सफर करेंगे और कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ 16 साल से, मुझे दिख रहा है एजुकेशन में कितना डिक्लाइन है। क्या लेवल एजुकेशन का ड्रॉप हुआ है। एक समस्या तो बच्चों के एंड पे भी है, मोबाइल का एक्सेसिव यूज, मोबाइल का आना बच्चों के जो एनालिटिकल एबिलिटी उसको नुकसान पहुंचाया है। बच्चों का लेवल भी एजुकेशन में कम हुआ है और एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल भी कोलैप्स हुआ है। तो दोहरी मार पड़ गई। मोबाइल एक ऐसा जमाना आ गया कि लोग इतना उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि एक तो बच्चे उतना एफर्ट नहीं करना चाहते पढ़ाई में जितना पहले कर रहे थे। अब ये मत कहिएगा सर बहुत बच्चे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत बच्चे कर रहे हैं, पर बहुत बच्चों का लेवल, बहुत बच्चे एफर्ट नहीं भी कर रहे, ऐसा भी है। तो गलती एक एंड पे नहीं, एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, ट्रू। पर क्या सारे बच्चे उतनी मेहनत कर रहे हैं? बच्चों की मेहनत करने की संख्या जो है पहले की तुलना में, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इतने साल से, मुझे मालूम है लेवल में कमी आ रही है। हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, कई बच्चे उतना एफर्ट नहीं करना चाहते, 6 महीने पेशेंस भी रखना नहीं चाहते पढ़ाई में। तो अगर हम बात कर रहे हैं खुल के, तो सारे एस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। एक को मैं देख रहा हूँ माइक लेके वो पहुंच गया जंतर मंतर, बच्चों से पूछ रहे नीट का फुल फॉर्म बताइए, आप विरोध कर रहे हो, नीट का फुल फॉर्म बताइए। तो अगर मैं वहां प्रोटेस्ट में रहूं और उस जो पूछ रहा है उससे मैं 10 सवाल करूं तो वो नहीं बता पाएगा। नीट का फुल फॉर्म बता पाना या ना बता पाना, ये क्राइटेरिया होगा क्या प्रोटेस्ट का? एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है और नीट की फुल फॉर्म बता पाए तब तो हकदार हो प्रोटेस्ट के, नहीं बता पाए तो नहीं हकदार है। और यही नीट का फुल फॉर्म जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनसे पूछ लो, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको खुद को नहीं पता तो वो पॉलिसी बना रहे तो ठीक। और 16-17 साल के बच्चे को नहीं पता नीट का, तो उसको आप डिमीन कर रहे हो, उसको आप डाउन शो कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। इतना कॉमन सेंस नहीं है कि सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं नीट का फुल फॉर्म नहीं बता पाया ये। तो मंत्रियों से पूछ के देखो ना, एक बार कैबिनेट में जाके, पार्लियामेंट में एक बार पूछो कितने लोगों को मालूम है नीट का फुल फॉर्म। तो जो नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना, खुद को उनको नहीं पता, और तुम 15-16 साल के बच्चे को डाउन शो कर रहे हो वहां पर। जनता खुद ही जनता की दुश्मन हो रखी है। लोग ही अपने आप में ऐसे हैं कि जनता को ही नीचे दिखाने लग जाएंगे आपस में। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक से जुड़ो मत जुड़ो, सपोर्ट करो मत करो, आप खुद भी तो विरोध करो। इस मुद्दे पर एजुकेशन पेपर लीक गलत है, इस पर अपना विरोध शो करो। क्यों इंतजार कर रहे थे कि वो लोग आगे विरोध करेंगे तब मुद्दा शुरू? आप खुद बैठ जाते जंतर मंतर पे। आप लोगों ने खुद की विरोध क्यों नहीं शो? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद भी तो प्रोटेस्ट कर सकते थे। भाई जैन धर्म की थ्योरी, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आप मत इनके रास्ते को अपनाओ, दूसरे रास्ते से विरोध करो। पर इस पे बात तो करो कि भाई ये गलत हो रहा है। और गवर्नमेंट चाहती एक बार में इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते थे, बुलाकर बात कर सकते थे, जहां जहां गलती हुई है उनकी जवाबदेही तय की जा सकती थी। पर हर मुद्दा मैंने बताया न्यू नॉर्मल हो गया है, कुछ भी चल रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, ये भी सही है वो भी सही है। और कहीं कुछ हो रहा है तो कोई कह देगा CIA ने प्लांट किया है, कोई कहता है पाकिस्तान ने कराया है। तो जब तुम्हें जानकारी है CIA पाकिस्तान ने कराया, अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? और इतनी बार तुमने इस तरह के नैरेटिव सेट किए हैं, कोर्ट से आगे जाके सब क्लीन चिट मिल जाती है लोगों को। इतनी बार तुमने ये अफवाहें उड़ाई, पाकिस्तान CIA पता नहीं क्या क्या, फिर कोर्ट छोड़ कैसे देता है? या बिना किसी एविडेंस के बस किसी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं? प्रूफ भी तो होना चाहिए, एविडेंस भी तो होना चाहिए। तो मेरा विरोध सीधा सीधा इस बात पे है कि ये भाई ठीक करो एजुकेशन सिस्टम को, इसके बिना कुछ होना नहीं है। एजुकेशन की वैल्यू आपको नहीं समझ आती कि मतलब क्या लेवल हम लोगों का हो जा रहा है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ जा रहे हैं हम। यही सब समस्याओं से परेशान होकर लोग कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं। नंबर देखिए कितने लोग कंट्री छोड़ देते हैं हर साल। फिर लोग कहेंगे छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। अरे यार जब अपर क्लास चला जाएगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री उनकी सब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, तो नौकरी कहाँ करोगे? गवर्नमेंट नौकरी सबको पूरा कर देगी क्या? या वो जब यहाँ पे थे टैक्स नहीं पे करते थे?
परेशान होकर लोग छोड़ के भाग रहे हैं देश को, ये हालात हैं। नंबर उठा के देख लीजिए डाटा, 5 साल में कितने लोगों ने कंट्री छोड़ा। फिर हम कहते हैं वही व्यक्ति जब बाहर काम करता है, सक्सेसफुल हो जाता है, हम कहते हैं अरे वो इंडियन ओरिजिन का था, वो इंडियन था, और बाद में वो खुद कह देता है कि शायद मैं इंडिया में रहता तो कुछ अचीव ना कर पाता। यहाँ जेलसी और एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी भावनाएं हैं। हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं कि जहां हम किसी को बढ़ते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं। और एग्जाम को लेकर एक और नैरेटिव सेट किया गया जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया। कुछ टाइम पहले भाई आज तक के एंकर ने एक कुछ कोचिंग्स को टारगेट किया, एक फैकल्टी को भी टारगेट किया, कोचिंग को भी। हो क्या रहा था, पीछे कई सारे पेपर जब लीक होते थे तो इतना बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट तो नहीं, पर प्रोटेस्ट पीछे भी होते थे, पर वो सिलेक्टिव एग्जाम को लेकर। जैसे एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ तो एसएससी के लोग इन्वॉल्व थे, या किसी यूपीएससी को एज बढ़ाने को लेकर एक समय में हुआ था तो यूपीएससी वाली लोग इन्वॉल्व थी, टीम इन्वॉल्व थी। तो प्रोटेस्ट तो पहले भी कई एग्जाम को लेकर अलग अलग हुए हैं, और गवर्नमेंट को ये भी समझ आता था कि कोचिंग वगैरह का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग के थ्रू ही कंपटीशन दे रहे हैं। 90% से ऊपर तो कोचिंग वाले बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोचिंग के सपोर्ट से वो विरोध होते थे। एसएससी का घेराव करना आए दिन चलता था ये। तो फिर गवर्नमेंट ने भी क्या किया, बैकडोर से टारगेट करना शुरू किया कोचिंग को। स्कूल में आप पढ़ाओगे नहीं, कोचिंग को आप आज बंद कर दो तो बचा खुचा और बर्बाद कर दो। कोचिंग की जरूरत तब नहीं है जब आप स्कूल सिस्टम को अच्छा कर दो। सरकारी स्कूल आपके बंद होते चले जा रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं सरकारी स्कूल में बच्चे आ ही नहीं रहे। अरे तो क्यों नहीं आ रहे? कोई खुद चाहता है क्या कि 10 गुना खर्चा करके प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाए? सरकारी स्कूल में आप पढ़ा सकते हो क्या? सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हो? कोई बड़ी बीमारी होगी, जब तक वो पता चलेगी तब तक निपट जाएगा व्यक्ति, जांच होते होते ही निपट जाएगा। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद देखो, स्कूल और हॉस्पिटल्स में क्या बनाया हुआ है? क्यों नहीं लोग पढ़ाना चाह रहे? वो ठीक करना जिम्मेदारी किसकी है? पुरानी सरकार में कमियां थी तो आप ठीक कर लेते, अब तो अच्छा खासा टाइम हो गया। क्यों सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रहे हैं? ये कौन तय करेगा? कौन नीति बनाएगा कि सरकारी स्कूल में बच्चे आए? मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं होती थी कि बिल्कुल स्कूल के स्कूल बंद हो जाए, बच्चे ही ना हो, पूरा भरा होता था स्कूल। किसी चीज पे उल्टा हम डिफेंड करने लग जा रहे हैं, जहां पे सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना है गवर्नमेंट से तो माइक लेके नीट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं जनता से। तो जो ये इतने सारे प्रोटेस्ट अलग अलग एग्जाम को लेके होते थे, बहुत बड़े स्केल पर नहीं हो पाते थे, तो वहां से समझ आया कि भाई कोचिंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो कोचिंग को टारगेट किया गया कुछ समय पहले जो चल रहा था। अब कोचिंग वाले भी कुछ भस्मासुर हैं, आपस में भिड़ गए। कोचिंग वाले भी आपस में भिड़ गए, और जो काम गवर्नमेंट कर रही थी कोचिंग को डाउन करने के लिए, वो लोगों ने अपने में ही कर दिया। और दो लोग लड़ रहे हैं, दो चार और कूद गए उसी में, व्यू के चक्कर में, यूट्यूब पे व्यू बढ़ जाए। आराम से शांत रह के उस मामले को, जिसके बीच की बात थी, उनको सॉल्व करना चाहिए था। बाकी लोग भी कूद गए बिना इन्विटेशन के, चार छह और कूद गए। अरे भाई चुपचाप पढ़ाओ, तुम अपना काम करो, तुम्हें जो करना है। सबका इन्वॉल्वमेंट का उसमें क्या मतलब है? उल्टा लेकर कोचिंग सेक्टर को ही ऐसा पोर्ट्रे कर दिया जैसे कोचिंग सेक्टर जो है सबसे बड़ा क्रिमिनल वही है देश में। एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया, तो गवर्नमेंट को कुछ करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने बस एक हल्का सा आग लगाई और उसके बाद धुआं अपने आप और लपटें अपने आप उठने लग गई। खुद ही बर्बादी करने लग गए कोचिंग वाले अपनी ही, एक दूसरे को एक्सपोज करने लग गए। अल्टीमेट मोटिव क्या है? चुपचाप भाई पढ़ाओ, एजुकेशन अफोर्डेबल हो और क्वालिटी एजुकेशन हो, यही होना चाहिए। आरोहन भी तो अपने मोटिव पे काम कर रहा है। मिनिमम फी, या यूट्यूब पे भी कितने फ्री वीडियो पड़े वो आप देख सकते हो। हम तो नहीं हर इशू में इन्वॉल्व हो रहे, हमें कोई मतलब नहीं भाई, चुपचाप पढ़ाओ। जिसका इशू है उन्होंने रेस किया, वो खुद अपने आप हैंडल करें उसको। और जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं उसमें इन्वॉल्व होना क्यों? हमें पता भी नहीं जिसके बारे में। पढ़ने पढ़ाने का ही काम कम थोड़ी है, दिन भर आपको कंटेंट तैयार करना होता है, पढ़ाना होता है, उस पर फोकस करें। पर स्टूडेंट को भी मजा आता है जहाँ पे इस प्रकार की बातें हो रही होती हैं। पढ़ना है पेपर, इसलिए मैंने शुरू में कहा स्टूडेंट का भी लेवल डाउन हुआ है। उनको हर पंचायत से मतलब है कहाँ किसके घर में क्या चल रहा है। फालतू फालतू बातों में इन्वॉल्व है। इतने लाखों में व्यू, तो लाखों लोग देख रहे हैं तब तो इतने व्यू आ रहे होंगे। और तैयारी चल रही है कंपटीशन की, एक तरफ जो सिंसियर बच्चा है वो क्वालिफाई भी कर रहा है, आगे ही बढ़ रहा है, और पर बाकी जो क्राउड है वो इसी में टाइम वेस्ट कर रहा है, हर चीज से मतलब है। ठीक है, तो मेरा सीधा सीधा पॉइंट यही है कि ये जो इशू है, अब पॉइंट ये आया कि कोचिंग वाला जो न्यूज़ था वो तो अपने आप ही खुद ही कोचिंग एक दूसरे को लग गए डाउन दिखाने में। अब पॉइंट ये निकल के आया कि जो पेपर लीक की घटना, ये जो इशू हुआ जंतर मंतर वाला, भाई स्टार्ट इन्होंने किया तो स्टार्ट कोई और भी कर देता। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर सकते थे। खुद क्यों नहीं बैठ गए, इंतजार क्यों कर रहे थे इनके आने का? उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है? और अभी भी इनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपना विरोध जाहिर करो। मत सपोर्ट करो इनको, पर अपना विरोध जाहिर करो कि हाँ ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो मेरा तो एक ही पॉइंट है कि भाई इस पर ये ठीक होना चाहिए, मेरा इस पर विरोध है।
मुझे नहीं मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, पर ये ठीक होना चाहिए। और बहुत से लोगों का यही पॉइंट है कि भाई ये ठीक करिए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य से कंप्रोमाइज मत करिए। आपके बच्चों को सरकारी एग्जाम नहीं देना है या नीट और जेई नहीं देना है, बाकी आम जनता जो है उसको देना है ये। उनका इसी से फैमिली सुधरेगी। एक व्यक्ति ढंग का निकल जाए तो पूरा परिवार सुधर जाता है। हर कोई तो पॉलिटिक्स में जाके करोड़पति नहीं बन जाएगा ना, कि आज कुछ नहीं थे और नेता बनते ही 6 महीने बाद मर्सिडीज में घूम रहे हैं। पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी होती है कि 6 महीने में ही सब कुछ बदल जाती हैं चीजें। तो एक्चुअल में जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो भेड़ भेड़िए का कन्फ्लिक्ट है। मैं आपको इसको समराइज करके बोलूँ तो भेड़ भेड़िए का कन्फ्लिक्ट है। और भेड़ में है 3 प्रकार के भेड़ हैं। एक भेड़ है जो गिव अप कर चुकी है, उसे मालूम है कि भेड़िया खाई जाएगा। एक भेड़ है जो रेजिस्ट कर रही है, जो गिव अप करने को तैयार नहीं है और वो लड़कर मारी जा रही है भेड़िया से। और तीसरी भेड़ है जो भेड़िया से कह रही लीपापोती कर रही है, जो भेड़िया को कह रही है आप ही माई बाप हो, मुझे छोड़ दोगे मैं आपके बहुत काम आ जाऊंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, सोशल मीडिया पे आपके लिए सपोर्ट करूंगा, अच्छा अच्छा लिखूंगा। तो जो भेड़िया है वो भी उसको पैम्पर करता है भेड़ को, हाँ हाँ सही है तुम मेरे लिए काम करना। और कुछ समय बाद उस भेड़ का भी नंबर आ जाता है, तो तीनों बचेंगे नहीं। पहली भेड़ जिसने गिव अप कर दिया वही मारा गया, दूसरी भेड़ जो रजिस्ट कर रही थी वो भी मारी गई, और तीसरी भेड़ जो कुछ समय की उसको मोहलत मिल गई क्योंकि वो भेड़िया को सपोर्ट कर रही थी, कुछ टाइम बाद भेड़िया उसको भी खा गया। किसान आंदोलन में देखा आपने, किसानों का मुद्दा था, किसान डील कर रहे थे। अब स्टूडेंट का नंबर आ गया, तीसरा नंबर किसी और का आएगा। मतलब हर मुद्दे को बड़ा बनाना है, बात करके खत्म नहीं करना है। भाई घर के अंदर कोई इशू होता है तो कोई मुद्दा बड़ा बने उससे पहले ही गार्जियन बात करता है ना घर के अंदर, या इंतजार करता है कि पूरा घर टूट जाएगा तब बात करूंगा। और अगर एविडेंस आ गए कि सीआईए और पाकिस्तान करवा रहे तो अरेस्ट करो इनको, अरेस्ट कर लो जो कल्प्रिट है, पर बाकी लोगों की बात तो सुन लो। एजुकेशन और पेपर लीक मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टी हट भी जाए, पर पेपर लीक या एजुकेशन मुद्दा है ये बताने की बात तो नहीं है। ये आपको नहीं पता, ये आज ही पैदा हुए हैं कि कुछ मालूम ही नहीं देश के बारे में। महंगाई आपको नहीं पता, कि बेरोजगारी आपको नहीं पता, कि रिक्रूटमेंट पूरे नहीं हो रहे आपको नहीं पता, कितने पेपर लीक हुए आपको नहीं पता। क्या एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए वगैरह की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? ये बताना पड़ेगा लोगों को एक एक। साफ पानी नहीं, साफ हवा नहीं, गरीबी बेरोजगारी भुखमरी कर क्या रहे हैं? सबके लिए नेहरू जिम्मेदार है और 100 साल और नेहरू जिम्मेदार रहेंगे। 12 साल इस गवर्नमेंट में, 5 साल पहले भी आपकी पार्टी, 17 साल तो आप भी रहे हैं देश के अंदर। और 80 करोड़ जनता फ्री राशन खा रही है, उसे पीठ थपथपाते हैं। 145 करोड़ में 80 करोड़ जनता फ्री राशन खा रही है, ये शर्म की बात है या बहुत पीठ थपथपाने की बात है? कि आत्मनिर्भर नहीं बन पाए इतने समय में भी? कभी लोगों को धर्म पे भिड़ा दो, कभी जात में, कभी इसमें उलझाए रखो, पर हाँ इस एक मुद्दे ने कम से कम लोगों को एक ला दिया। खतरा देखो हिंदू मुसलमान या जात को आपस में नहीं है, जब इस तरह की बातें आए समझ लो खतरा जो है सत्ता को है। हमेशा कुछ ना कुछ आए दिन कोई ना कोई प्रोपोगेंडा। अरे सुकून से लोग दो दो टाइम रोटी भी नहीं खा पाते, रोज एक एक इशू। और सब इलेक्शन, दिन रात इलेक्शन मोड में हो आप। तो 24 घंटे आप इलेक्शन मोड में हो, आपको खुद को नहीं पता देश में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, ये आपको मालूम ही नहीं है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड कहाँ कहाँ का पता है, यहाँ का नहीं पता क्या चल रहा है। और आपके 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही क्या हो रहा है आपको नहीं पता। कोई भी इशू आ रहा है तो किससे लोग बात करेंगे? सरकार से तो बात करेंगे। बात करने में परेशानी क्या है? क्या हम एक डायलॉग इनिशिएट नहीं कर सकते अपने ही लोगों के लिए? किसान और पुलिस को आमने सामने ले आए, अब स्टूडेंट और पुलिस आमने सामने आ गई। मर कौन रहा है? आम जनता। जनता घायल हो रही है, पुलिस वाले घायल हो रहे हैं। आप आराम से चार्टर प्लेन में घूमो और लैंड क्रूजर में घूमो, मरते रहे लोग। भाई सरकार किसके लिए है? जनता की समस्याओं को तो एड्रेस करने का, और क्या काम है सरकार का? पर कोई इशू सेंसिबली तरीके से हैंडल ही नहीं हो रहा कि आप कहो कि प्रोएक्टिव तरीके से इन्होंने हैंडल कर लिया हो। हर मुद्दे को पहले बड़ा बनाना है। अब मंदिर चोरी, वो दान चोरी और ये सब बातें किनारे हो गई। ये जानबूझ के इशू को बड़ा किया जा रहा है, जानबूझ के। आराम से एड्रेस हो जाता है, अभी 2-4 दिन और इशू बनेगा, 5वें दिन ये बात करके खत्म कर देंगे मुद्दे को। तो ये पहले दिन भी हो सकता था, पर क्योंकि चंदा चोरी की बात हो रही थी, इथेनॉल पे बात हो रही थी, दुनिया भर की चीजें चल रही थी, इस मुद्दे को हाइप दे दिया कि अब ये उठ गया, बाकी सब किनारे हो गए। एक इशू जो है सारे इशू को किनारे कर देता है, साइडलाइन कर देता है। तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है लोगों का। जो मेल पुलिस है वो फीमेल को लोगों को मार रही है, आधे लोग वर्दी में नहीं दिख रहे हैं, बैच नहीं लगा हुआ ऊपर, जनता ही जनता को मारे जा रही है आपस में। भीड़ इसलिए पुलिस काम करती है क्या?
अरे अपने ही लोग हैं, देश के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं पकड़ के आए हैं यार। मैं पोस्ट कर रहा हूँ इस बात पर कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए, टाइम पे रिक्रूटमेंट आए। कोचिंग को बंद करना है, बंद कर दो आज के आज, पर स्कूल को ठीक कर लो पहले। अब ऐसा करोगे कि घर में मान लो एक दरवाज़ा था, एक आपने अल्टरनेट कुछ तैयार भी नहीं किया और जो दरवाज़ा था उसको भी उखाड़ के रख दिया, पूरा खुल जाए गेट। मतलब एक सिस्टम को आप ठीक नहीं कर रहे हो। कोचिंग एक पैरेलल एजुकेशन व्यवस्था बनी ना, क्यों बनी? क्योंकि प्राइमरी वाला काम नहीं कर रहा था। स्कूल सिस्टम को अच्छा कर दो, कोचिंग अपने आप बंद हो जाएंगे, कोई कोचिंग क्यों भेजेगा? किसी को अच्छा लग रहा है पैसा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना? और कोचिंग ने फिर भी एजुकेशन को बहुत संभाल रखा है, क्वालिटी एजुकेशन को, जो आप नहीं कर पाए। इसरो, डीआरडीओ साइंटिस्ट जो मैक्सिमम बैठे हुए हैं, कई तो कोचिंग से ही पास होके गए हैं। पूछना उनसे कि जितना 12th तक की तैयारी में नहीं सीखे होंगे, कोचिंग ने 1 साल में उतना पढ़ा दिया होगा। या यूपीएससी वाले जो पढ़ के क्वालिफाई करके गए होंगे। कुछ भी हवा में बस भेड़ चाल है, कोचिंग बंद होना चाहिए। अरे बंद होना चाहिए तो स्कूल एजुकेशन अच्छा कर लो। खुद यूपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रही है एग्जाम में, इस बार का पेपर देख लो। और अपनी सेल्फ तैयारी बच्चा करता क्या करता? एनसीईआरटी पढ़ता, पेपर ही एनसीईआरटी से नहीं। जो सिलेबस में नहीं है वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ भी चल रहा है। पेपर टफ होना और पेपर एब्सर्ड होना अंतर होता है। तो गलती एक एंड पे नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कोई सिस्टम चल रहा है, कोई प्रॉपर तरीके से चीजें हैंडल हो पा रही हैं। सिर्फ दिन रात चुनाव, पंचायत चुनाव से आपको मतलब है, ग्राम प्रधानी चुनाव चल रहा है उसमें पूरा फोकस लगाए हुए हैं। हर चुनाव, दिन रात चुनाव ही चल रहा है इतने साल से। तो इस वीडियो की जरूरत मुझे इसलिए लगी कि मुझे लगा कि मेरा अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए, भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब पोस्ट लिखो तो दिन भर उस पर रिप्लाई करते रहो, वो तो मतलब है नहीं। अब क्योंकि कुछ भी लिखो आप, कितना भी अच्छा, कितना भी सही लिखोगे, 2-4 आ जाएंगे। सर सीजेपी ने ये क्यों किया? भाई तुम्हारी भी जिम्मेदारी प्रोटेस्ट करते, तुम अलग टेंट लगा के प्रोटेस्ट शुरू कर देते। मत करो सीजेपी को सपोर्ट। किया तुमने? आज तक कभी किसी मुद्दे पे विरोध किया? शिक्षा पे कितना भी गलत होता जाए, करप्शन पे कभी बोल पाए? और फिर कहते हो देश का कुछ हो नहीं सकता। कंट्रीब्यूट कहीं किया तो बताओ ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये पॉइंट आया इसलिए उदाहरण देता हूँ मैं, सिस्टम कैसे काम करता है। कोविड की जब सेकेंड वेव चली थी, तो सेकेंड वेव में लगभग हमने 1000 वॉलंटियर इंडिया लेवल पे तैयार किए थे उस समय। पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट करना हो, लोगों की मदद करनी हो, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, दवाई राशन जो हो सकता था हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और बहुत लोगों ने किया। जनता में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट अकेले उस चीज़ को डील नहीं कर सकती थी, जितनी बड़ी वो समस्या थी। डेथ वगैरह के आपको तो नंबर भी नहीं पता होंगे। हम लोगों ने दिन रात काम किया, हमें पता है क्या स्थिति थी उस समय। कि अभी खबर आ रही है सर बेड की नीड है, इंजेक्शन की नीड है, 2 घंटे बाद खबर आ रही है पर्सन एक्सपायर हो गया। कितने लोग तो बीजेपी के खुद के रूलिंग पार्टी के लोग जिनकी मदद करनी पड़ी, और जो खुद ऑफ ऑफ मतलब ऑफ कैमरा या पीछे से बोल रहे थे कि सर सपोर्ट नहीं मिलता तो पर्सन बच ही ना पाता, खुद की पार्टी से कुछ मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कितने मामले थे। और तकरीबन ये 25 दिन चला, 25 दिन लगभग हम लोगों ने पूरा चलाया कैंपेन, जितनी हमारी क्षमता थी। फाइनेंशियली हो, पर्सनल लेवल पे हर तरह से किया गया, और ऑल इंडिया लेवल पे कोशिश की गई जितना टीम हम बिल्डअप कर सकते थे। उसमें डॉक्टर्स भी जुड़े हुए थे, टेस्टिंग टीम भी जुड़ी थी, वॉलंटियर्स भी थे, बड़े स्केल पे किया गया। अब सोशल मीडिया पे भी कई बार हेल्प के लिए डालना पड़ता था कि क्या पता कई कॉन्टैक्ट कहीं से निकल जाए, कोई कहीं पे हेल्प कर दे, साउथ में है कोई, महाराष्ट्र में कहीं कोई हेल्प कर दे। और जो ऑफिसर लेवल पे स्टूडेंट वगैरह थे उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, जो जिस लेवल पे कर सकता था। एक मेरे पास टीम आई जिसने पर्सनली मुझे कहा कि सर एक मैसेज है आपके लिए कि आप सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ शेयर ना करें, इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं। तो मैंने पूछा भाई क्या रीज़न है? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपोज होती है इससे, जो आप ये कर रहे हैं, लोगों में मैसेज जा रहा है कि इसका मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही, जनता अपने आप ही कर रही है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हम तो जो भी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने लेवल पे आसपास पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे भी कैंपेन चला रहे हैं, पुलिस के खुद के लोगों को भी सब सपोर्ट किया गया है। तो अगर बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट अकेले तो हैंडल नहीं कर सकती। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, ऊपर से आदेश है कि आप मत करिए, कि आपकी फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं, आप एक मैसेज डालते हैं तो लोगों में मैसेज जाता है कि गवर्नमेंट इसका मतलब काम नहीं कर पाए, जबकि इंटेंशन वो नहीं था। ये आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। हालांकि ये चीज़ें मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता, मैं बात भी नहीं करता इनके ऊपर, पर सिस्टम कैसे काम करता है वो बताता हूँ। 2021 की घटना है, नैनीताल में कहीं गया हुआ था मैं, एक पर्सन बैठे थे जो एक्स आईएएस थे। उनके सामने एक फ़ोन आता है, कोई कोर्ट केस था किसी का, उसको लेकर मेरे सामने ही फ़ोन पे कहते हैं कि जज साहब से बात हो गई है, वो जो पेटी है वो पेटी पहुंचा देना और 9 बजे उनके आवास पे चले जाना, और वो बात हो गई, काम हो जाएगा। और क्या कहा जाता है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं होता। मेरे सामने एक घटना है ये।
और ऐसे कितने उदाहरण दे सकता हूँ। एक बार की बात है, स्टेट पीसीएस या कोई इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू था, सिविल सर्विसेज का एक इंटरव्यू था, और जिसकी बेटी का इंटरव्यू था वो सरकारी डिपार्टमेंट में ऊंचे पद पे थे। उन्होंने कहा बस ये रिटर्न निकाले, इंटरव्यू में तो हम करा लेंगे। पहले उन्होंने बोल दिया कि इंटरव्यू तो हम करा ले जाएंगे, उसमें कोई इशू ही नहीं है। नंबर की रेंज भी उन्होंने बताई थी कि इस रेंज तक तो मार्क्स लाने में कोई इशू नहीं होगा। सिलेक्शन हो भी गया, और जो रेंज बोली वो मार्क्स भी आए थे। जब इतने साल, मुझे 16 साल पढ़ाते हो गए, 40-41 साल मेरी एज हो गई, तो बहुत सारे अनुभव इस तरह के रहे हैं। बस सारी बातें तो मैं बोलूँगा नहीं, क्यों 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैसेज करना शुरू करते हैं। और मैसेज कौन करेगा? जो पहली बार कंपटीशन में बैठ रहा हो, 22-23 साल उम्र हो, वो ऐसा बताएगा कि जैसे मैं आज आया हूँ और उसको अनुभव ज़्यादा है। ये भी नहीं देखते हैं कि जिसके सामने तुम पॉइंट रेस कर रहे हो वो 16 साल से पढ़ा भी रहा है, 6-7 लाख बच्चे पढ़ा चुका होगा, कई अनुभव भी जीवन के रहे होंगे, तब वो इस बात को कह रहे हैं। मैं कभी कोई बात ऐसे हवा में नहीं कह देता हूँ कि बिना अनुभव या बिना किसी जाने कह दूँ मैं उसको, जब तक मैं खुद उसको टेस्ट नहीं कर लेता। ये इसलिए मैंने 2-3 उदाहरण दिए क्योंकि मेरे सामने घटनाएँ हैं, और ऐसी पचासों घटनाएँ हैं। पर जिस तरह का दौर है, सारी बातें अब सोशल मीडिया पे भी नहीं बोल सकते। और फिर आप कह रहे हो कि सीजेपी जो सीआईए स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान वो कर रहा है। अरे तो अरेस्ट कर दो ना भाई, जितने लोग गड़बड़ हैं। पर क्या लाखों के लाखों लोग जो आए हैं, क्या सब के सब वो सीआईए स्पॉन्सर्ड हैं? और अगर सीआईए इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर दे रहा है तो तुम कर क्या रहे हो फिर? फिर तो सीआईए कल को वोट डलवा के सरकार भी पलटवा देगा, अगर इतनी भीड़ इकट्ठा कर सकता है तो। तो एक्ट क्यों नहीं कर रहे? तुरंत एक्ट करो फिर तो, अगर ऐसी बात है। पर कुछ भी हवा हवाई बोल दो और निकल जाओ, जवाबदेही किसी की है नहीं। पहले भी जितने लोगों के एलिगेशन लगाए गए, कोर्ट में प्रूव ही नहीं हुआ, क्लीन चिट मिल गई। पर कभी किसी को एंटी नेशनल बोल दो, किसी को बोल दो पाकिस्तान चले जाओ, पर चीज़ें ठीक मत करो। ये है समस्या। तो भाई मुझे तो देखो, मेरा स्टैंड क्लियर है, मुझे नाराज़गी है इस मुद्दे पे, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। टीचर हैं, स्टूडेंट का करियर स्टेक पे लगता है तो खराब भी लगता है। पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, पता लगता है पेपर कोर्ट में चला गया, केस हो गया, ये पेपर लीक हो गया, तो कितना खराब लगता होगा कि दिन रात लगे हुए हैं जिस काम में, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, कंटेंट बना के भी दे रहे हैं, क्लास भी करा रहे हैं, और एक पेपर ढंग से ना हो पाए। आज के समय में एज अ टीचर मैं बताऊं, एक बच्चा पेपर देने जाता है, दोपहर तक बस ये सोचते रहते हैं यार फिर कोई न्यूज़ ना आ जाए, कि एक पेपर तो ढंग से निकल जाए कम से कम। और कम से कम पिछले 5-6 साल में ये बहुत बढ़ा है। मैं आपको अपना माइंडसेट बता रहा हूँ कि एक ऐसा दिमाग हो गया कि 16 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, पिछले 5-6 साल में ऐसा हुआ, कब ये क्या नया नियम अनाउंस करें किस दिन, पता नहीं चलता। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही खत्म कर दें, कोई और तरीका अपनाने लग जाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही भविष्य में जाके खत्म कर दें, कोई और तरीका निकालने लग जाएं। क्योंकि अब जो एजेंसी पेपर करा रही हैं वो भी डर में है कि अभी हम पेपर कराएंगे, कहीं लीक हो गया तो फिर हम लपेटे में आ जाएंगे। अभी कोल इंडिया का पेपर होना है, यूपी पॉलिटेक्निक का होना, दुनिया भर के पेपर अभी मत मान लो, थोड़े बहुत पेपर स्टेट इलेक्शन वगैरह जहाँ है वहाँ एग्जाम है, कुछ कुछ पीएसयू के पेपर है। तो जो थोड़े बहुत पेपर अभी लाइंड अप है, स्टेट इलेक्शन जहाँ है वहाँ पे कुछ पेपर हो रहे हैं, तो वो एजेंसी भी तो परेशान होंगी, इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो पेपर ठीक से करा पाए, वहाँ भी प्रेशर होगा। एज ए टीचर खुद लगता है कि एक तरफ बच्चा पेपर देने जा रहा है, पूरा सिलेबस खत्म करा दिया, और फिर लगता है यार अभी फिर कोई खबर ना आ जाए, दोपहर तक आ ही जाता है, सर ये पेपर यहाँ लीक हो गया, टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है। और नीट के लिए आपने एयरफोर्स को लगा दिया, डिफेंस को लगा दिया, तो बाकी एग्जाम क्या कम है? बाकी एग्जाम में भी फिर व्यवस्था ऐसी करिए। पीठ थपथपा रहे हैं कि री नीट कराया, देखो बिल्कुल ठीक हो गया। तो पहली बार नीट में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे, और री नीट में अगर 2 नंबर से बाहर हो गए हों, हर दिन कंपटीशन एक सा नहीं होता, तो वो बच्चे बेचारे क्या करें? और केवल नीट क्यों, बाकी एग्जाम फिर ऐसे ही कराओ, इसी तरह से सब डिफेंस को लगा दो इसी काम में, अपना काम छोड़ कर डिफेंस पेपर करवाए। तो फिर एनटीए वगैरह क्यों बना रखी है एजेंसी, खत्म करो इसको। तो जंबो सर्कस चल रहा है और जनता गोल गोल घूम रही है, वो मदारी के बंदर की तरह नाच रही है दिन रात, यही तो हो रहा है। तुम मदारी बने और बंदर की तरह जनता नाच रही है, जो मुद्दा तुम चाहोगे वो उठेगा, बाकी सारे मुद्दे एक बार में किनारे हो जाएंगे। एक्ट मत करो, पर चीज़ों को सुधार मत करो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यही मेरा जो व्यू पॉइंट था मुझे शेयर करना था। थैंक यू ऑल।